अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो कुछ टर्म्स हैं, वैसे तो छोटी छोटी मोलैरिटी नॉर्मेलिटी से रिलेटेड थी और एक दो क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। तो बेटा उसमें देखो कुछ क्वेश्चन आंसर्स क्योंकि जगह थी तो मैंने एक साथ ही सारे लिख दिए हैं, बट उसमें दो क्वेश्चन ना नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड है। तो जब मैं उस टॉपिक को कराऊंगी उसके बाद ही उन्हें कराऊंगी, ठीक है बेटा। तो ऐसे मत सोचना कि मैम ने बीच में से छोड़ दिए हैं, वो जैसे ही नेक्स्ट टॉपिक होगा तो मैं उनको करा दूँगी, ठीक है। तो अब देखो देयर आर सम स्मॉल टर्म्स। कई बार उस टर्म में न्यूमेरिकल गिवन होता है, वैसे भी एक तरीके से नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें ये छोटी छोटी सी टर्म्स है, तो यू शुड अंडरस्टैंड। तो देखो वो छोटी छोटी टर्म्स क्या हैं, जैसे एक हमारा, जैसे मान लो ऐसे लिख रहा हो कि तुम्हें ऐसे गिवन हो कि यू हैव गिवन n/10 सोल्यूशन। अब भाई n/10 नॉर्मल सोल्यूशन है, n है ना ऊपर, इसका मतलब ये है कि जो हमारा सोल्यूशन है ना उसकी नॉर्मेलिटी 1/10 है। उसकी नॉर्मेलिटी क्या है? 1/10। अच्छा, इसको एक तरीके से और भी क्या लिख देते हैं, इसको डेसी नॉर्मल सोल्यूशन भी कह देते हैं। n/10 लिख देगा या इसकी जगह वो उसको और क्या कह देता है, डेसी नॉर्मल सोल्यूशन, ठीक है। इसको हम और क्या कहते हैं, थोड़ा ऐसे गंदा सा बन गया है, तो इसको थोड़ा सा साफ करके लिख देती हूँ मैं। मतलब n/10 लिखा मिल सकता है तुम्हें न्यूमेरिकल में या कहीं, या ऐसे भी लिखा मिल सकता है कि डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। तो बेसिकली डेसी का मतलब क्या है, डेसी मीन्स 0.1, ठीक है। डेसी का मतलब क्या है कि 0.1 उसकी क्या है, नॉर्मेलिटी। अब और पूरा खोल के सुनो। अब 0.1 नॉर्मेलिटी का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है, कि 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, भाई यही तो होती है नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो अगर नॉर्मेलिटी दे रखी है कि भाई इसकी 0.1 है या 1/10 है, एक ही बात है ना, तो इसका मतलब यह है कि जो नॉर्मेलिटी की वैल्यू होती है ना बेटा, उतने ही उसमें ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो 0.1 नॉर्मेलिटी का क्या मतलब होता है कि 0.1 नॉर्मेलिटी कहूँ या 1/10 नॉर्मेलिटी कहूँ, उसका मतलब ये है कि देखो जो नॉर्मेलिटी की वैल्यू है वही उसमें ग्राम इक्विवेलेंट्स की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के खुले हुए हैं इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे ही अगर वो कहेगा कि भाई 0.1 किसी की मोलैरिटी है, तो इसका मतलब उसमें 0.1 मोल्स डिसॉल्व है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर वो कहे कि 0.1 उसकी मोलैरिटी है, तो 0.1 मोल्स घुले हुए हैं सॉल्यूट के इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, जो डेफिनेशन है, समझ रहे हो। मतलब 0.1 को वो डेसी वर्ड करके भी यूज कर लेता है। तो अगर डेसी कहीं वर्ड हो, चाहे नॉर्मल है, चाहे मोलर है, चाहे मोलल है, तो डेसी का मतलब ये है कि उस जो भी चीज है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.1। आ रही बेटा बात समझ में। तो n/10 तो हमारा क्या होता है, डेसी होता है बेसिकली। अगर n है तो नॉर्मल है, अगर वो कहे कि m/10 है तो वो डेसी मोलर है, अगर वो कहे कि स्मॉल m/10 है तो वो डेसी मोलल है, ठीक है बेटा। अच्छा, ये तो हुआ कि अगर ऐसे 10 है। अगर n/5 लिखा हुआ हो तो n/5 का मतलब होता है पेंटी नॉर्मल सोल्यूशन, ठीक है। ऐसे ही अगर n/100 लिखा होता है तो ये होता है हमारा सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन, ठीक है। और अगर n/2 है तो इसका मतलब होता है सेमी नॉर्मल सोल्यूशन। ऐसे टर्म्स हैं मतलब बेसिकली, है ना। तो कई बार बच्चों को ये क्लियर होनी चाहिए। तो अगर 1/2 है तो वो हमारा सेमी वर्ड यूज के लिए हम यूज करेंगे, 1/100 है तो सेंटी वर्ड यूज करेंगे, 1/5 है तो पेंटी वर्ड यूज करेंगे, और अगर 1/10 है तो हम डेसी वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल एक टर्म्स। अब देखो हम 2 क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन जो पहला करेंगे तो बहुत कॉमन है, उसका किसी ना किसी तरीके से ढूंढ के उसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देखो वो क्या, तो उसमें पहली टर्म है कि विच आउट ऑफ मोलैरिटी और मोलैरिटी इज बेटर टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन एंड वाई।
ऐसे करके आ जाता है कि मोलैरिटी और मोलैरिटी इन दोनों में से, मतलब कैपिटल एम और स्मॉल एम, इन दोनों में से कौन सी टर्म बेटर है टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो दोनों की हेल्प से हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट जब हम लैब में काम कर रहे हैं तो मोलर सॉल्यूशन बनाने से हमारा काम जल्दी और अच्छा हो जाएगा कि मोलर सॉल्यूशन के टर्म में अगर हम कंसंट्रेशन को लेकर चलेंगे तो हमारे काम में ज़्यादा परफेक्शन होगी। मतलब दोनों में से कौन सी टर्म ज़्यादा बेटर होती है। तो देखो बेटा, मोलैरिटी इज मोर बेटर देन मोलैरिटी। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? देखो दो रीजन है इसके। मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये होती है ना कि ऊपर मोल्स है और नीचे हमारा क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट है। मोल्स को भी खोलो तो वो हमारा क्या होता है? WB/MB होता है, नीचे WB। तो तुम ध्यान से देखो कि जब हम मोलैरिटी की बात करते हैं तो हमें सॉल्यूट का वेट पता होना चाहिए और सॉल्वेंट का भी वेट पता होना चाहिए। वेट कह लो, मास कह लो, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का अगर हमें मास पता है तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब सिर्फ एक, मतलब एक क्या हो रहा है कि एक हमारी मतलब कैलकुलेशन के लिए टर्म यूज हो रही है। जैसे हमें सिंपल खाली वेट से मतलब है, एक इंस्ट्रूमेंट रखनी पड़ेगी सिर्फ वेट को मेजर करने की, ना हमें वॉल्यूम मेजर करनी, ना कोई और चीज मेजर करनी। समझ लो बेटा, मतलब इसमें खाली क्या है? मास मास रिलेशनशिप है। तो एक इंस्ट्रूमेंट से हमारा काम, एक तोलने वाली चीज रख ली तो हो गया काम हमारा। पर यहाँ देखो मोलैरिटी क्या होती है कि हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट देखते हैं इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अब देखो वॉल्यूम मेजर करने के लिए अलग एक एपरेटस लेनी पड़ेगी और मास, ऊपर हमें मास तो चाहिए सॉल्यूट का, भाई मोल्स तो हमारा फिर वही है कि WB/MB है और नीचे क्या लेनी पड़ेगी? वॉल्यूम। अब एक तो मास को मेजर करने के लिए एपरेटस रखनी पड़ेगी और एक हमें वॉल्यूम को मेजर करने के लिए रखनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना? तो जब मोलैरिटी निकालते हैं तो मास मास रिलेशनशिप होती है इसमें, और मोलैरिटी में क्या होती है? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप होती है। फिर अगर मान लो हमें काम अलग अलग टेम्परेचर पे करना है तो हर टेम्परेचर पे मोलैरिटी की वैल्यू बदल जाएगी, पर मोलैरिटी की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर का कोई इफेक्ट मास पर या वेट पर नहीं होता। भाई मैं अगर 20 ग्राम नमक लेकर चली हूँ तो अगर टेम्परेचर को चेंज करेंगे थोड़ा ना कि नमक कोई कम ज़्यादा हो जाएगा, वो उतना ही रहेगा। पर टेम्परेचर के बढ़ाने घटाने से वॉल्यूम पर फर्क पड़ता है। वॉल्यूम हमारी क्या होती है? एक्सपेंशन हो जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, है ना? थोड़ी सी चीज़ें फैलती हैं तो वॉल्यूम हमारी ज़्यादा हो जाएगी। तो अलग अलग टेम्परेचर पर मोलैरिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। पर अलग अलग टेम्परेचर पे मोलैरिटी की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो हमारा काम आसान हो जाएगा अगर हम मोलैरिटी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, हो जाएगा ना आसान। क्यों? एक तो ना तो हमें अलग अलग टेम्परेचर पे बारी बारी मेजरमेंट करनी है और सिर्फ एक ही एपरेटस से हमारे एक इंस्ट्रूमेंट से काम चल जाएगा खाली। समझ रहे हो ना? तो इसलिए मोलैरिटी स्मॉल m इज बेटर टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन देन कैपिटल M मोलैरिटी। क्यों? बिकॉज इन मोलैरिटी देयर इज मास मास रिलेशनशिप एंड इट इज अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर, एंड इन केस ऑफ मोलैरिटी देयर इज मास वॉल्यूम रिलेशनशिप एंड वॉल्यूम चेंजेस या वॉल्यूम इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर के बढ़ाने से मोलैरिटी की वैल्यू कम आती चली जाएगी। तो इसलिए मोलैरिटी से बेटर मोलैरिटी होता है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को ना बेटा ऐसे भी पूछ लेते हैं कि भाई नॉर्मेलिटी बेटर है कि मोलैरिटी बेटर है, मोल फ्रैक्शन बेटर है कि नॉर्मेलिटी बेटर है। मतलब अब एक सिंपल सा फंडा ध्यान रखना, जिसमें भी वॉल्यूम आ रही है वो सब बेटर नहीं है, जिन सब में भी मास मास आ रहे हैं वो सब बेटर है। तो मास मास किस में आता है? एक तो आता है मोलैरिटी में, एक आता है मोल फ्रैक्शन में, एक आता है मास फ्रैक्शन में। तो ये सब बेटर है टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन। वॉल्यूम किस में आती है? मोलैरिटी में, नॉर्मेलिटी में और फॉर्मेलिटी, इन तीनों में ही वॉल्यूम आती है। तो ये सब इनके कंपैरिजन में बेटर नहीं है टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। अरे बेटा बात समझ में? ठीक है। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन मोलैरिटी और मोलैरिटी पर कराया हुआ है, पर बेटा क्वेश्चन अगर औरों पर भी आ जाए तो तुम बेशक उनके ब्रैकेट में ऐसे इन टर्म्स को भी लिख लेना।
नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी लिख लेना मोलरिटी के साथ, और मैं ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन ना असाइनमेंट में दे दूंगी, है ना, तब देखते हैं तुम्हें ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा। और मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, मतलब सिंपल फंडा ध्यान रखना है बेटा, जैसे डेफिनेशंस तुम इनके लर्न करोगे तो जिसमें भी वॉल्यूम आ जाता है तो वो सब बेटर नहीं है, जिसमें वॉल्यूम नहीं आता वो सब क्या है, बेटर है टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन बिकॉज दे आर अनइफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड देयर इज ओनली वन टर्म इन देम। क्लियर? ठीक, तो एक तो ये क्वेश्चन था। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें और है, एक बार आया है ये बोर्ड में, शायद 2 बार आया है और एक बार 3 नंबर में आया है ये क्वेश्चन। देखो, वो ये है कि आउट ऑफ 1 मोलल एंड 1 मोलर, ठीक है, विच इज मोर कंसंट्रेटेड एंड वाई। एक तो मैंने बनाया 1 मोलर सोल्यूशन, एक बनाया मैंने 1 मोलल सोल्यूशन, तो कौन सा सोल्यूशन, कौन सा घोल ज्यादा गाढ़ा है, या ऐसे भी पूछ सकता है कौन सा घोल ज्यादा पतला है। एक बार ऐसी हुआ था, मैंने नोट्स में शायद कंसंट्रेटेड से लिखा हुआ है, क्वेश्चन में मैंने टेस्ट में पूछ लिया डाइल्यूट से। अब कई बच्चे तो उसमें अटक जाते, कह रहा जी आप कंसंट्रेशन वाला कराए और डाइल्यूट वाला तो ना कराए। अब वो एक ही तो बात है, अगर एक गाढ़ा है तो दूसरे वाला पतला होगा, ठीक है, तो ऐसे इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन मतलब कैसे भी आ जाएगा, आंसर तो सी। तो देखो 1 मोलल और 1 मोलर में से कौन सा ज्यादा कंसंट्रेटेड है एंड वाई, तो कैसे समझेंगे इस क्वेश्चन। देखो 1 मोलल का क्या मतलब है, 1 मोलल का मतलब ये है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, कि भाई 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। अच्छा, यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, आंसर करते टाइम हम सबसे पहली बात यही करेंगे कि टेक द सॉल्वेंट हेयर इज एज वाटर, मतलब सॉल्वेंट हेयर कंसिडर्ड शुड बी वाटर। वाटर को अगर हम सॉल्वेंट मानकर चल रहे हैं तब हम इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर कर सकते हैं। जनरली सॉल्वेंट हमारा वाटर है, ठीक है बेटा। इस बात को लिखकर फिर हम आंसर को करना शुरू करेंगे कि सॉल्वेंट यहाँ पर है पानी, ठीक है बेटा। अच्छा, 1 मोलर का क्या मतलब है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन। अच्छा, इसको भी देखो, मैं यहाँ पर 1 किलोग्राम को ग्राम में कर देती हूँ, अगर हाँ मिलीलीटर में रखा है, और 1 किलोग्राम है तो मतलब क्या होगा 1000 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ तक बात क्लियर। 1 मोलल मीन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट है, दोनों में ही क्या है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट है, ये बात तो सेम है। पर इसमें 1 मोल ऑफ सॉल्यूट के लिए हमने किस बात का ध्यान रखा है कि पानी कितना होना चाहिए, वाटर शुड बी 1000 ग्राम, वो होना ही होना है, नाप के लेना है हमें, ठीक है, कि 1000 ग्राम हमारा वाटर। और यहाँ पर हम क्या नाप कर लेना है कि 1000 ml पूरा सोल्यूशन है। अब देखो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर। वाटर की डेंसिटी इतनी होती है, मतलब वाटर का जितना मास होता है उतनी ही उसकी वॉल्यूम होती है। तो अगर देखो 1000 ग्राम हमारा वाटर है, इसमें 1 मोलल में, तो 1 मोलल में देखो 1000 ग्राम वाटर है, तो इसका मतलब 1000 ml वाटर भी होगा भाई, क्योंकि वाटर की डेंसिटी तो 1 है, तो जितना उसका मास है उतनी ही उसकी वॉल्यूम होगी। तो अगर 1000 ग्राम वाटर तो है ही उसमें, क्योंकि वो डेफिनेशन में ही आता है कि हमें 1000 ग्राम लेना ही लेना है सॉल्वेंट का, तभी वो 1 मोलल सोल्यूशन बनेगा, ठीक है ना। तो 1000 ग्राम पानी है किसमें 1 मोलल में, अब 1000 ग्राम है तो इसका मतलब क्या है 1000 ml होगा पानी का, क्योंकि इसकी डेंसिटी है 1, तो जितना उसका मास है उतनी ही उसकी वॉल्यूम भी होगी। आई बेटा बात समझ में, अब पकड़ना बात को देखो। और 1 मोलर में क्या है बेटा, उसमें 1000 ml क्या है, पूरा का पूरा सोल्यूशन है, मतलब उस 1000 ml में क्या चीज इंक्लूडेड है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों है भाई। सॉल्यूशन तो पूरा इन दोनों के मिलने से ही तो बनेगा,
समझ में आ रही बेटा बात? आप समझो ध्यान से कि यहाँ पर तो हमारा क्या है, 1000 ml सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर है, और यहाँ पर 1000 ml खाली क्या है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट कहाँ ज्यादा है, मोलर में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ तो खाली 1000 ml पानी ही है। यहाँ तो 1000 ml में चाहे कितना भी डाइल्यूट है हमारा सोल्यूशन, कितना भी पतला है, पर 1000 ml में ही अगर सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों की वॉल्यूम मिलाकर है तो पानी 1000 ml से तो कम ही होगा, उतना तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें सॉल्यूट की भी वॉल्यूम इंक्लूडेड है। ठीक है, तो पानी की अमाउंट कहाँ ज्यादा है, 1 मोलर सोल्यूशन में। तो जहाँ पानी ज्यादा होगा वो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट। जहाँ पानी ज्यादा होगा वो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट। तो दूसरा सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड। आई बेटा बात समझ में, आई बेटा बात समझ में? तो इसको हम ऐसे करेंगे, क्योंकि डेंसिटी पानी की होती है 1, तो उसकी वेट और वॉल्यूम बराबर होते हैं। तो 1 मोलर में तो पानी ही खाली 1000 ml है, और 1 मोलर में 1000 ml में पानी प्लस सॉल्यूट दोनों है। तो पानी कहाँ ज्यादा है, 1 मोलर में। तो कौन ज्यादा डाइल्यूट है, 1 मोलर। तो कंसंट्रेटेड कौन है, 1 मोलर इज मोर कंसंट्रेटेड देन 1 मोलर। ठीक है, तो इसको ऐसे आंसर करें।